दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। 71st मेंस देने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं इस वीडियो में बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। सब चीज़ों को एक जगह लिख लिया है और आप लोगों को पता है कि हम लोग 25 दिसंबर से एक टेलीग्राम ग्रुप जो है वहाँ से हमने स्टार्टिंग कर दिया है। ऑलरेडी कुछ विद्यार्थी वहाँ पर कनेक्ट भी हो गए हैं। 20 विद्यार्थियों के लिए ये पूरा प्लान है। अभी जस्ट इस पर बात करेंगे हम लोग डिटेल्स में। मैंने इस वीडियो में एक आंसर भी लिखा है जैसे, और प्रश्न है बिहार के मृदा संसाधन के प्रकार तथा यह अर्थव्यवस्था में कैसे अपना योगदान देता है। इस टॉपिक पर मैंने उत्तर भी लिखा है। कुछ ये उत्तर रहा कि कैसे हम लोग उत्तर लिखते हैं इसका। इन सारी चीज़ों पर बातें होंगी। 4 प्रकार के मुख्य मृदा के बारे में हम लोगों ने वर्णन किया है कि किस तरह से हमारा आंसर होगा। एक एक चीज़ हम लोग बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। निष्कर्ष कैसे हम लोग लिखते हैं, चीज़ों को लिखेंगे। जैसे ये पॉलिटी का जो प्रश्न है, मूल ढांचा से यदि प्रश्न आता है तो हम लोग किस तरह से चीज़ों को लिखते हैं, ये किस तरह से चीज़ें हम डायग्राम बनाते हैं, इस पर भी बातें करेंगे। क्योंकि कई विद्यार्थी जो है यहाँ पर पूरा खिचड़ी बना देते हैं। नकारात्मक पक्ष और निष्कर्ष के बारे में करेंगे। मौर्य कला पर भी मैंने लिखा है। वैसे मैंने 4 से 5 साल पहले इन सारे टॉपिक्स पर आंसर लिखे हैं। मौर्य कला का भी वहाँ पर देख लेंगे। इस पर भी हम बात करेंगे कि किस तरह से चीज़ों को हम लोग प्रोवाइड करेंगे और अपना आगे जो है कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोग्राम को। ये सारी चीज़ें हैं। अभी जस्ट मैं बात करता हूँ। मैं पहले दिखा देता हूँ कि क्या क्या हम लोग इसमें करने वाले हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम देने से पहले अभी से आप अपने मेमोरी में ये फिट कर लीजिए कि शॉर्ट आंसर के लिए क्या करना है आपको और लॉन्ग आंसर के लिए क्या करना है। सबसे पहले मैंने पर्पस बताया है कि इनका पर्पस क्या होता है। ये चीज़ समझ में आएगा तब हम लोग डिटेल्स में क्या करेंगे चीज़ों को। बॉडी में किस तरह से मैंने ये वाले स्लाइड में बताया है कि किस तरह से चीज़ों को हम लोग आंसर को लिखते हैं। हमारे पास ये चीज़ रहना चाहिए। और फिर टाइम टेबल के भी बारे में मैंने बताया है। तो ये एकदम से शॉर्ट टाइम टेबल है। मैंने वो शॉर्ट टाइम टेबल अभी जो 25 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, वो टाइम टेबल जो है अभी शेयर मैंने नहीं किया है, क्योंकि एक वीडियो में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और फाइनली जो है मैंने GS2 का सिलेबस लिखने का कोशिश इसलिए किया है कि मोस्ट ऑफ जो हम कैंडिडेट होते हैं करेंट अफेयर को GS सेकेंड पेपर में नहीं समझते हैं। हमें लगता है कि ये GS1 का पार्ट है, तो GS1 का तो एक सेक्शन है ही, लेकिन जस्ट हम लोग करेंट अफेयर्स पर भी बात करेंगे कि कैसे GS2 में भी हमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। इसीलिए मैंने इसको रख दिया है कि 1 मिनट में इस पर भी मैं बात कर लूँगा। अब आते हैं एक एक करके, शुरुआत करते हैं चीज़ों को। 17वीं BPSC मेंस की कड़वी सच्चाई। दर्द ज़्यादा है हमें क्योंकि मेहनत कम नहीं थी। हम लोगों ने मेहनत किया था। मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे भाई और बहन जो हैं इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं किया था, इसीलिए तो दर्द है उन्हें। अब हमें क्या करना है कि मेहनत तो हमने किया लेकिन परिणाम नहीं आया। असफलता की वजह हमें खोजना है। हमें लगता है कि हम लोगों ने पढ़ा, और मैं फिर से कहना चाहूँगा यहाँ पर कि सिविल सर्विसेज की जो एग्जामिनेशन होती हैं वो पढ़ने से तो बिल्कुल नहीं आती हैं। मेंस की तरह लिखना होगा हमें। और हमें लगता है कि इसी पॉइंट ऑफ व्यू पर मैंने गहनता से अध्ययन किया, डीप में जाकर इन बातों को सोचा, तो एकदम से क्लियर होती है कि हम लोग लिखने में हिचकिचा रहे हैं। और इसी का जो है सलूशन हमने किया है। अपने नेक्स्ट जो हम लोग 20 स्टूडेंट जो हैं मिलकर इस चीज़ को एक मुकाम तक पहुंचाएंगे, वो होगा मेंस को पूरी तरह से फोकस करना। अब तैयारी नहीं, हमें रणनीति बदलनी होगी। टाइम टेबल, आंसर राइटिंग और दिशा, इन तीनों को हमें रीस्ट्रक्चर करना ही होगा। हमें, ये हमारी रणनीति है, ये हमें बदलनी होगी। तैयारी नहीं बदलनी है। तैयारी तो हमारी करनी है कि हम 71st के लिए कर रहे हैं, 72nd के लिए कर रहे हैं। हमें रणनीति बदलनी है और वो रणनीति जो है आपको बताई जाएगी कि क्या चीज़ें हमें करना है। अब हम देखते हैं कि समाधान क्या हो सकता है। 71वीं मेंस हम लोगों के सामने है। अगले 3 महीनों में ये एग्जामिनेशन हो जाएगी। हमारे पास हम लोग मान लेते हैं कि 90 से 100 डेज हैं। ये मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ। अब हमने क्या करना है, डेली टारगेट करना है, टेस्ट देना है, क्वेश्चन आंसर को लिखना है और हमें सेंड करना है। आंसर मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, जैसे कि मैंने ये सारी चीज़ें की हैं ऑलरेडी। मैंने तो आप देखेंगे कि कई जो सेक्शन है वो ऑलरेडी कंप्लीट है, तो वहां से भी आंसर देख सकते हैं चीज़ों को। लेकिन हर दिन जो है, अभी जस्ट मैं बता दे रहा हूं कि हम लोग जो प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं 20 स्टूडेंट के लिए, वो किस तरह से काम करेगा। कि सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने 25 दिसंबर से स्टार्ट करना है, तो 24 तारीख को जो हम लोग 25 तारीख को करने वाले हैं वो आपको आंसर दे दिया जाएगा। अब नेक्स्ट डे हम लोग एक टाइम फिक्स करेंगे कि वो टाइम जो होगा दोपहर में 2 से 3 होगा या 3 से 4 होगा, वो हम लोग बात करेंगे। उसके बाद एक टाइम फिक्स हो जाएगा। उसमें क्या करना है आपको कि आंसर लिखना है और आंसर को वहाँ पर अपलोड करना है टेलीग्राम में, और फिर उसका इवैल्यूएशन होगा। प्रॉपर हम लोग टॉक करेंगे, चीज़ों को डिस्कशन करेंगे, आंसर प्रैक्टिस करेंगे। PYQ को एकदम से, उसको कहते हैं ना कि दूध से घी बनाना, हमारा PYQ काम करेगा। हमारे पास अभी मिल्क जो है वो अवेलेबल है। एज अ 71st जो BPSC का प्रीलिम्स रिजल्ट है वो हमारा मिल्क है, लेकिन हमें इसे क्या करना है, घी में कन्वर्ट करना है। अब आप खुद समझ लीजिए कि घी में कन्वर्ट करने के लिए केवल और केवल एक चीज़ पर फोकस करना है हमें, PYQ को एकदम से अपना पूरा का पूरा जो है
वो बेस बना लेना है। इस पर हमें डिस्कशन खुलकर करना है कि कहाँ पर चीज़ें जो हैं वो मतलब कि हमसे छूट रही हैं। हम लोग केवल और केवल 20 स्टूडेंट यहाँ पर करेंगे, क्योंकि हमें फुल्ली फोकस करना है। एक एक कैंडिडेट को हम लोग टॉक करेंगे, चीज़ों को समझेंगे और गहराई से उसका समाधान करेंगे। यह ग्रुप चयन को गंभीरता से चाहने वालों के लिए है। ऑलरेडी हम लोगों ने चीज़ों को देखा, बातें की, क्योंकि मैं इसमें जल्दी से बता रहा हूँ चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी है। नाउ अब आपके ऊपर है फाइनल एक्शन। हार को आदत नहीं बनाना चाहते हैं यदि हम लोग, तो आपको डिसीजन लेना ही होगा, एक्शन में कन्वर्ट, अपने जो भी थॉट प्रोसेस है उसको एक्शन में कन्वर्ट करना ही होगा। और वो एक्शन केवल और केवल हमारा मेंस का आंसर का प्रैक्टिस है, उसको लिखना है, बार बार लिखना है। हमको पता है कि चंपारण सत्याग्रह ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो चंपारण सत्याग्रह जो है हमारे आंसर बुक में इस तरह से होना चाहिए कि यदि हमने पेन रख दिया ना आंसर बुक पर, वो भी एग्जामिनेशन हॉल में, तो पूरा का पूरा चंपारण सत्याग्रह लिख जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, यदि हमने एक्शन नहीं लिया, तो फिर हमारी हार जो है वो आदत बन जाएगी। हार को हमें आदत नहीं बनने देना है। एकदम से दिमाग में आप रखिए कि 71 जो है ये आपका आखिरी मेंस होने जा रहा है। टेलीग्राम ज्वाइन करना है। आप कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है, मेरे अबाउट में भी टेलीग्राम का लिंक है और इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। ये वाला जो टेलीग्राम खुलेगा ये पब्लिक ग्रुप होगा। यहां पर आप जाइएगा तो वहां पर आप ओनर वाले में जो मेरा दिखेगा कुनारकियन करके नाम, तो वहां पर आप पर्सनल फिर मैसेज करेंगे, हम लोग बात करेंगे। जब बातें हो जाएंगी सारी चीजें, तो आप क्या करेंगे, तो फिर जो प्राइवेट ग्रुप है उसमें आपको वहां पर जोड़ लिया जाएगा। फिर हम लोग का जो स्टडी है वो कंटिन्यू हो जाएगा। और इन सारी चीजों को करने के लिए मैंने केवल और केवल 500 फी के तौर पे रखा है। ये मुझे पता है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट ये 500 भी काफी इनफ होता है अमाउंट। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों को क्या करना होगा कि आगे बढ़ना होगा। जो भी हमारे दिल और दिमाग में चल रहा है ना, उसको एक्शन में कन्वर्ट करना ही है। और केवल वो एक्शन जो है हमारा, वो राइटिंग प्रैक्टिस है। जो यही जो मेन मुद्दा है ना, इसी पर हम लोग एकदम से बात करेंगे, इसी पर फोकस रहेंगे। तो आइए और ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम। टेलीग्राम ज्वाइन करने का बहुत ही सिंपल सा मैंने बता दिया आपको कि मेरे अबाउट में भी जाइए, वहां पर भी लिंक है, या डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां टेलीग्राम का लिंक है। टेलीग्राम से मेरे टेलीग्राम पर आइए, वहां से पर्सनल मेरा आपका खुल जाएगा, वहां पर पर्सनल मैसेज कीजिए। और फिर क्या है तो सिंपल सी बात है, बातें हम लोग कर लेंगे और आप जुड़ जाएंगे मेन जो हमारा प्राइवेट टेलीग्राम का जो लिंक है उसमें। अब देखिए, मैंने एक आंसर तैयार किया कि बिहार के मृदा संसाधनों के प्रकार तथा यह अर्थव्यवस्था में कैसे, यानी कि जो मृदा संसाधन है यह अर्थव्यवस्था पर या कृषि व्यवस्था में यह कैसे योगदान देता है। यदि इस पर प्रश्न आ जाता है तो हमारा कुछ उत्तर इस तरह से होगा। मैं इसको अभी स्क्रॉल कर दे रहा हूं, क्योंकि इस पर डिस्कस करने की अभी कोई मतलब कि ये नहीं है। इसके लिए एक अलग वीडियो ही बनाना होगा, क्योंकि ये डिटेल्स में है, बहुत सारी चीजें हम लोगों को करनी है। जैसे मैंने लिखा है ना कि मृदा किसी भी कृषि प्रधान राज्य की आर्थिक रीढ़ होती है, और हमारा बिहार राज्य जो है, हम लोग जानते हैं कि एक कृषि प्रधान या कृषि आधारित जो है राज्य है। यहाँ की मृदा विविध प्रकार की है और इसकी उर्वरता ने राज्य को धान, गेहूं, मक्का, गन्ना, तभी तो हम लोग कृषि के लिए होंगे। और हमारी जो है अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि अर्थव्यवस्था है। इस तरह से चीजों को मैंने लिखा है। फिर मुख्यतः जो है 4 प्रकार, ये शब्दों का बहुत बड़ा जो है ना चयन करना जरूरी है। हम लोग डायरेक्ट 4 प्रकार भी लिख सकते थे, लेकिन मुख्यतः इसका मतलब कि 5 भी हो सकती हैं। जलोढ़ मृदा, हम लोगों ने कैसे मैंने इसको लिखा है ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। काली मृदा, बलुई और दोमट मृदा के बारे में किया है। मैंने मैप बनाया है, आपको भी मैप बनाना है, और कोई भी मैप बनाएंगे तो हमेशा इस तरह से नॉर्थ लिखेंगे। इन सब पर डिटेल्स में बातें होंगी कि किस तरह से मैप को हम लोग डिजाइन करते हैं। मृदा संसाधनों का कृषि एवं अर्थव्यवस्था में योगदान, तो सिंपल सी बात है, इसको क्या करना है, रटना है। अब जानना इसको नहीं है, इसको रटना है। एकदम से आपके मुंह पर ये चीजें होनी चाहिए, आपके कलम से यही चीज निकलनी चाहिए। मृदा से जुड़ी प्रमुख समस्याएं, देखिए अधिक समस्याओं को लिखकर खिचड़ी नहीं बनाना है। हमने क्या किया कि 4 ही समस्याओं को इस तरह से लिखा और एकदम से फैल करके लिखा। देखिए ये डायग्राम इस तरह से हमने बनाया, जब 4 हमें दिखाना है तो फिर हमें क्या करना है कि मृदा सुधार के उपाय को करना है। हमने 6 पॉइंट लिखा, तो इस तरह से हमने बना दिया, हेक्सागोनल बना दिया। जब 8 बनाना होता है तो ऑक्टागोनल हम लोग बना देते हैं। मृदा परीक्षण, जैविक खेती, ये सब क्या करना है आपको। अब कोई भी क्वेश्चन और कोई भी दिस दैट नहीं करना है, एकदम से इसको याद करना है। और जैसे ही आया मृदा पर, मृदा सुधार के उपाय में आप इन सारी चीजों को लिख दीजिए। निष्कर्ष एकदम से याद करना है, पहले से ये क्या करना है, आपको याद करके जाना है। आपने याद कर लिया मूल ढांचा में, जैसे ही आपको आता है बेसिक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। शंकरी प्रसाद का केस है, गोलकनाथ का केस है। हम लोग जानते हैं कि 1973 का सबसे फेमस जो हमारा केस है केशवानंद भारती केस। लिखने की कोई जरूरत थी नहीं, मैंने नहीं लिखा, आपके लिए छोड़ दिया था। तो 1973 के बारे में आप लिखिए, कमेंट कीजिए कि 1973 जो है वो केशवानंद भारती केस के बारे में लिखा गया है। 1975 बहुत ही फेमस है, इंदिरा गांधी जी को लेकर ये बातें थी, राजनारायण जो थे वो कोर्ट चले गए थे। अब देखिए यहां पर जब हम लोगों से पूछा जाएगा इसका प्रश्न, जब प्रश्न देखेंगे, मैं एक फॉर्मेट बनाया हूं कि मूल्यांकन करना है, तो मूल्यांकन या आलोचना जो होता है वो सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक पक्ष भी होता है। तो सकारात्मक में देखिए 4 ही पॉइंट हम लोग लिखेंगे, एकदम से फैल करके लिखेंगे, घिचपिच नहीं करना है आपको। इस बात को एकदम से ध्यान में रखना है। फिर पॉइंट को यदि आपको लग रहा है कि नई चीजें हैं, आप वर्णन कर सकते हैं, तो 1 2 करके वर्णन भी कर सकते हैं। नकारात्मक पक्ष को लिखना है, फिर निष्कर्ष को लिखना है। ये एक फॉर्मेट हुआ शॉर्ट आंसर के लिए। मौर्य कला के बारे में मैंने लिखा है, मैंने इस पर आंसर भी डिटेल्स में बनाया है, पुराने वीडियोज को देख सकते हैं।
अनंत कुमार स्वामी ने जो हम लोग बार बार वो दिखाते हैं ना वर्गीकरण, ये वाला, ये वर्गीकरण जो होता है ना, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ना कि राजप्रसाद, ये सब जो वर्गीकरण करते हैं, ये राजकीय कला कहते हैं, और फिर यहाँ पर हम लोग कहते हैं ना कि लोक कला है, इस तरह का। इसलिए मैंने लिखा नहीं है इस चीज़ को, आप जाएंगे पुराने वीडियोस में ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं। इसका तो मैं एक डिटेल्स में बनाऊंगा ही। ये जो वर्गीकरण है वो अनंत कुमार स्वामी ने किया था। अनंत कुमार स्वामी ऐसा कहते हैं कि द मौर्यन पीरियड मार्क्स द फर्स्ट ग्रेट क्रिएटिव इंपल्स इन इंडियन आर्ट। इसका हिंदी इस तरह से कुछ हम लोग लिख सकते हैं अनुवाद में कि मौर्य काल भारतीय कला परंपरा में महान सृजनात्मक चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। इसको एकदम से याद कर लेना है, शुरुआत ऐसे ही करना है, फिर भूमिका देना है कि मौर्य कला भारतीय उपमहाद्वीप में, केवल बिहार भारत में नहीं, उपमहाद्वीप हम लोगों ने लिखा है। इस चीज को आप याद कीजिए, लिखिए, आगे बढ़िए। फिर प्रमुख हम लोग इस पर डिटेल्स में मैं बात करूंगा एक अलग वीडियो में, क्योंकि फिर वीडियो क्या होगा ना कि बड़ा हो जाएगा। मैंने बताया कि किस तरह से मैंने आंसर को तैयार किया है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। मूर्ति कला में हम लोग देखेंगे कला के प्रमुख गुण जो है, अभी से याद कर लीजिए कि जैसे ही मौर्यन कला है तो शाही संरक्षण, तकनीकी पूर्णता, प्रतीकात्मक, लोक एवं जो शास्त्रीय परंपरा का संगम है, ये चीज हमें दिखना ही चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर एक चीज और दिखेगा आपको, मौर्य कला का हो ही गया, स्तंभ कैपिटल के बारे में है, गुफा स्थापत्य के बारे में है। अब दिखाएंगे यहाँ पर धार्मिक विश्वासों, ये सी। अब देखिए जैसे कि मूर्ति कला में हम लोग बार बार चीजों को छोड़ देते हैं, एटलीस्ट ये 4 पॉइंट तो आप याद करके रखिए। पहले इस पर डिटेल्स में बात करेंगे कि कैसे इस आंसर को और हम लोग डेवलप करते हैं। जो नए कैंडिडेट हैं उनको नहीं समझ में आ रहा तो बस केवल इस चीज को देखिए। अब क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट था इस वीडियो का बनाने का मकसद, पहले ही मेमोरी में फिट करना है। इस पर मैं और से डिटेल्स में एक वीडियो बनाऊंगा। शॉर्ट आंसर को कैसे लिखना है, 2 पेज दिए जाएंगे वहां पर, तो 2 पेज लिखना है आपको। ये क्यों दिया जाता है, इसका पर्पस समझिए। तो इसका पर्पस है एकदम से कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर होना चाहिए आपका, और फैक्ट के साथ होना चाहिए। फैक्ट देना ही है। वो चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछ ले शॉर्ट आंसर में, या मुंडा मूवमेंट के बारे में पूछ ले, या संथाल अपराइजिंग के बारे में पूछ ले, पटना कलम के बारे में पूछ ले, तो आपको फैक्ट्स देने ही पड़ेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि कैसे इसको हम लोग लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे, एग्जांपल्स के साथ रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी चीजें होती हैं वो शॉर्ट में दी रहती हैं। इसका मतलब कि वहां पर खुलने का बहुत ऑप्शन रहता है। तो हमें क्या करना होता है कि क्रोनोलॉजी को मेंटेन करना ही होगा। ये बात हमें ध्यान में रखना है। इसको मैं डिटेल्स में बताऊंगा आप लोगों को कि क्या क्या चीजें करनी है। अब देखिए लॉन्ग आंसर के लिए 5 पेज हमें दिए गए हैं। 5 पेज बाय द वे हम नहीं कंप्लीट किए, तो जैसे ही 4 पॉइंट और 2-4 लाइन 5 पेज में लिखे तो हमारा 5 पेज हो गया। इस बात को मेंटेन करना है। अभी जस्ट हम लोग आंसर लिखेंगे तो इन सब पर बात करेंगे हम लोग। तो एटलीस्ट वहां पर 5 पेज दिए जाते हैं लॉन्ग आंसर के लिए, 5 पेज तक आंसर में लिखना है आपको। इसका पर्पस क्या होता है कि एनालिसिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन वो बड़ा रहता है, हमें ब्रेक करना होता है। और वहां पर मल्टी डायमेंशनल व्यूज जो है ऑलरेडी क्वेश्चंस में कहे होंगे, नहीं कहे गए हैं, तो हमें वहां पर मल्टी डायमेंशनल व्यू को दिखाना होगा। मैं क्वेश्चंस को लेकर जो रियल एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उनको मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं, कैसे उसका मल्टी डायमेंशनल व्यू को खोलते हैं और अपने आंसर को लिखते हैं। हम लोग यहां पर आंसर को कैसे लिखते हैं, डिफाइन या कोट करेंगे, कम से कम 3 लाइन लिखेंगे इसके लिए। भूमिका फिर हम लोग लिखेंगे 3 लाइन, और ये जो भूमिका होना चाहिए, विषय का संक्षिप्त परिचय होगा, कंटेक्स्ट एकदम से साफ क्लियर होगा कि किस कंटेक्स्ट में पूछा गया है, बॉडी जो होगा कम से कम, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग 3-4 पॉइंट पूछ ही लेते हैं, तो जो पॉइंट पूछे हैं एग्जाम में, क्वेश्चन में, उसका हेडिंग के साथ आपको आंसर लिखना है। केवल आंसर नहीं लिखना, हेडिंग देना ही है। अब मान लीजिए कि हमारे पास 4 हेडिंग है, तो हमारा बॉडी जो है कुछ इस तरह से दिखेगा। बॉडी पार्ट, तथ्य दिखेंगे, कारण दिखेंगे, प्रभाव दिखेंगे। और प्रभाव भी जो होते हैं ना, हर एक चीज के सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक ऐसे लिखते हैं, सकारात्मक। स्पेलिंग पर भी एकदम ध्यान में देना है आपको। तो नकारात्मक होता है, नकारात्मक, ऐसे हम लोग लिखते हैं। सका नहीं होगा, क्या होगा, सकारात्मक होगा। ये सही स्पेलिंग है, आपने देखा। अब फिर क्या करना है कि उदाहरण भी देना है चीजों को, बिहार के पर्सपेक्टिव में, भारत के पर्सपेक्टिव में। कंक्लूजन हम लोग कैसे करते हैं, इस पर डिटेल्स में मैं बात करूंगा। हमें सार लिखना होता है, साथ ही साथ प्लस भविष्य की दिशा, जिसको कि हम लोग वे फॉरवर्ड कहते हैं। तो वे फॉरवर्ड को हिंदी में हम लोग भविष्य की दिशा लिख सकते हैं। सुझाव भी हमें देनी चाहिए, जैसे पटना कलम वगैरह में जो है ना, सुझाव भी मैं, आप देखिएगा मेरे प्रीवियस ईयर, ये जो प्रीवियस मैंने जो आंसर्स लिखे हैं उसमें सुझाव भी दिए हैं। तो कंक्लूजन भी हमें क्या करना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, क्योंकि ये 38 मार्क्स का प्रश्न है। ये मेन मुद्दा था। इस पर भी एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से हमें अपने मेमोरी को एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले फिट कर लेना है। अब टाइम टेबल, जो भी कैंडिडेट है, ये एकदम से शॉर्ट मैंने टाइम टेबल बनाया है। 25 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 31 जनवरी तक हम लोग रखेंगे पूरा का पूरा। हर एक दिन का आप यहाँ पर अपने सबसे पहले क्या करना है आपको, एक आंसर बुक बनाना है, यानी कि नोटबुक बनाना है। उस नोटबुक में पिछला जो 2 पेज है वहां पर दिसंबर 25 से 31 जनवरी तक का पूरा इस तरह से टाइम लिख लीजिए। और आपने 25 तारीख को क्या किया, 26 तारीख को क्या किया, 27 को क्या किया, इस तरह से पूरा डेट जो है वहां पर मेंशन होगा। पहले से आपको पता होगा कि आपको ये चीज करना है। मैंने GS2 का सिलेबस लिखा है एकदम शॉर्ट में। हम लोग ये तो जानते हैं कि हमारा जो सेक्शन 1 है, इसमें हमें संविधान, राज व्यवस्था, शासन व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 3 एकदम से कैटेगरी एकदम से साफ होना चाहिए, क्लियर दिखेगा कि वो संविधान से प्रश्न पूछा गया है। जैसे मान लीजिए कि वो फंडामेंटल ड्यूटी
का प्रश्न पूछ दिया या फंडामेंटल राइट का प्रश्न पूछ दिया या डीपीएसपी का उसने प्रश्न पूछ दिया, एकदम से क्लियर है कि ये किसका ये प्रश्न है, ये संविधान का प्रश्न है। तो संविधान का उत्तर संविधान की तरह हमें देना है। राज व्यवस्था में कई तरह की राज व्यवस्था हो जाती है, जैसे कि राजनीतिकरण को लेकर, जाति को लेकर, ये सब जो है राज व्यवस्था में आती हैं। और शासन व्यवस्था में सुधारात्मक जो चीजें होती हैं वो शासन व्यवस्था में आती हैं। इस पर हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर। हमें 3 तरह के प्रश्न यहाँ पर दिखते हैं सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 में सिंपल सी बात है, जियोग्राफी, ओबी इंडिया और बिहार की जियोग्राफी, इस पर हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। इकोनॉमिक भी इंडिया और बिहार की इकोनॉमिक जो है, इसमें गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे जो है वो शामिल हो सकते हैं। इवन हो सकता है कि WTO और कृषि वाला भी जो चैप्टर है वो भी दिया जा सकता है। तो सब ये ऑलरेडी हम लोगों के पास पहले से पता है, तो इस पर भी बात करेंगे। मेन जो सेक्शन 3 था, इसको लेकर मुझे आप लोगों को बताना था कि देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो है ही, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ करंट अफेयर भी है। करंट अफेयर को भूलना नहीं है। यहाँ पर अभी प्रीवियस ईयर के जितने सारे प्रश्न आए हुए हैं उनको जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि वो जो प्रश्न थे उस साल के लिए करंट अफेयर से कहीं ना कहीं वो मैच खा रहे थे। इसलिए हमें GS 1 में तो करंट अफेयर स्पेशल पढ़ना ही है सेक्शन 2 के लिए, जहां पर कि हमें IR वगैरह के जो क्वेश्चंस दिखते हैं। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी जो तैयारी करेंगे तो वहां पर भी करंट अफेयर्स हमारे साथ चलेगा। इवन इकोनॉमिक वाले पोर्शन में करंट अफेयर्स साथ चलेगा। इवन यहाँ जो हमारा राज व्यवस्था या शासन व्यवस्था होगा, यहाँ पर भी करंट अफेयर का साथ चलेगा। जब हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे, इस पर अलग से हम लोग बात करेंगे, तो GS 1 हो, वो 2 हो या ऐसे हो, इन तीनों पेपर्स के लिए हमें क्या करना होगा कि करंट अफेयर्स को अपना बेस बनाना ही होगा। कहीं ना कहीं 2 लाइन 1 लाइन हमें करंट अफेयर, यदि उससे रिलेटेड चीजें हैं तो हमें ऐड करना ही होगा। अब हम लोग आते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या प्रोवाइड करवाएंगे। हमने बताया कि आप टेलीग्राम के थ्रू ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने का आपको पता चल गया। और हमने ये बताया ना यहाँ पर ये कि हम लोग डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं। आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूँ सबसे पहले, और आंसर प्रैक्टिस करना है, PYQ का डिस्कशन करना है और फुल्ली फोकस रहना है। और यदि आपको कोई क्वेश्चन और भी है, क्योंकि मैं ये वीडियोस जो है काफ़ी फास्टली बना रहा हूँ केवल इन्फॉर्मेशन के लिए, जो अदर वीडियोस होंगे उन पर हम लोग अलग अलग बात करेंगे, तो डिटेल्स में अभी बनेंगी वीडियोस। यदि आपको अभी भी कोई चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो आप कमेंट कीजिए, फिर हम लोग उसका आंसर देंगे। सो थैंक्स एंड टेक केयर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले वीडियोज़ में।